हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो एनसीईआरटी की वन लाइनर सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो इससे पहले हमने मौर्य जो काल था वो कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्य काल कर चुके हैं, अब उसके बाद का जो काल था उससे रिलेटेड हम करेंगे, यानी कि मौर्योत्तर काल। ठीक है। तो इसमें हमारी जो एनसीईआरटी है 6 to 12, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर रह जाएगा, हमने सब कुछ इसके अंदर ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मौर्योत्तर काल वन लाइनर सीरीज। ठीक है। तो भाई सबसे पहले जो है वो है हमारा कि सिमुक जो था वो किस वंश का संस्थापक था। वो किस वंश का संस्थापक था? वो था सातवाहन वंश का संस्थापक था। यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो जो आंध्र के सातवाहन राजा थे उनकी सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। फिर उसके बाद है सातवाहन जो राजाओं की राजधानी है वो कहाँ स्थित थी? वो अमरावती में स्थित थी। सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अमरावती में। ठीक है। देन उसके बाद है कि सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो जो सातवाहन जो काल हुआ है, जो डायनेस्टी है, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्योंकि ये जो सातकर्णी है ये वहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या यूज़ किया? सातकर्णी। पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो उपाधि धारण की और जिस नगर की स्थापना की, इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? वेदों का आश्रय कहा जाता है। फिर है कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसका राज्याभिषेक कब हुआ? यानी कि वो राजगद्दी पर कब बैठा था? वो बैठा था 78 ईस्वी में, जहाँ से हमारा शक संवत प्रारंभ होता है, जहाँ से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। उसके बाद है उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? किसने जारी किया था? कुषाणों ने। कुषाणों ने सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। और ये हमारे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो भी पुट ऑन करते हैं कि भाई जो तांबे के सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा किस काल में चले थे? तो कब चले थे? वो हमारी कुषाण डायनेस्टी में चले थे। तो भाई उसके बाद है विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें हमारा 135 वर्ष का जो इन दोनों कैलेंडर में जो डिफरेंस है वो 135 वर्ष का डिफरेंस है। और ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद आता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? सबसे शक्तिशाली राज्य था सातवाहन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है। सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कर्णम वंश ने सुग वंश के बाद जो है भारत पर राज किया था। यानी कि सुंग आए थे उनके बाद कौन आए थे? कण्व। फिर है कि कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? पांचाऊ ने। पांचाऊ ने किया था कनिष्क को पराजित। ये कौन था? चीनी जनरल। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? यानी कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया? कौन सा वंश था वो? कुषाण वंश, जिसने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। फिर आता है हमारा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था भाई? 57 ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक था डेरियस फर्स्ट। तो ये नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो प्रथम ईरानी शासक था डेरियस फर्स्ट। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। यहाँ पर
जो महात्मा बुद्ध थे उनकी सबसे विशाल प्रतिमा है, इसीलिए अफ़गान का जो बामियान था वो इसीलिए फेमस था। उसके बाद है कि किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। कुषाण वंश के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविष्क ने। किसने चलाए थे भाई? हुविष्क ने। फिर है कि बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर, यानी कि बुद्ध की प्रतिमा किसके सिक्कों पर छपी? कनिष्क के सिक्कों पर। और कनिष्क ने जो इनकी चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसका आयोजन भी करवाया था। फिर है योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली का नाम दिया जाता है, यानी कि जो भारतीय और यूनानी कला शैली थी उन दोनों को मिलाकर जो शैली बनी उसको जाना जाता है गांधार शैली के नाम से। फिर उसके बाद है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। कनिष्क का राजवेग कौन था? चरक, जिसने बुक भी लिखी थी। उसके बाद कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो बाद में जाकर दो शाखाओं में टूट गया था। कौन कौन सी? महायान और हीनयान। कौन सी शाखाओं में? महायान और हीनयान। तो जो कनिष्क था वो जो है महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। फिर उसके बाद है कि किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? सुगवंश का। क्योंकि सुगवंश ने क्या किया था भाई? फ्रॉड से राजवंश हासिल कर लिया था और फिर उनका भी अंत ऐसे ही हुआ था। भारत ने के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? किसकी? मीनांडर की। उसके बाद है ये हमारे जो विदेशी आक्रमण हुए थे ये उनकी एक टेबल बनाई है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि सबसे पहले भाई किसने आक्रमण किया था भारत पे। तो वो जैसे देखो भारत का जो आक्रमण क्रम था वो कैसे था कि सबसे पहले जो हिंद आए थे, यमन जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद किसने किया? शकों ने किया। उसके बाद पल्लव ने और उसके बाद कुषाणों ने। ये ऐसे क्रम चलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया, किसने? हिंद यमन ने। और जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कुषाण शासक विम कडफिसेस को। विम कडफिसेस ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। और जो है आप लोग जो हैं वो इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले हिंद यमन, शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण कब आए थे भारत में और उनका मूल स्थान कौन सा था और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक उनमें से कौन थे। जैसे मान लो कुषाण के थे कनिष्क, जो हिंदी यमन वो मीनांडर, तो वो ऐसे ही थे और उनकी जो राजधानी थी। ये आप एक बार रीड कर सकते हैं, वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ पर जो हमारा ये मौर्योत्तर काल था वो समाप्त होता है। उसके बाद मिलेंगे हम अपनी एक नई सीरीज के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।